गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अब हम अध्याय 2 में आगे पढ़ेंगे 2.3.6 दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए हम आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। ये आसवन विधि क्या है, इसके लिए हम एक क्रियाकलाप देखते हैं। पेज नंबर 23 में क्रियाकलाप 2.8 देखते हैं। इसमें दो द्रव लिए गए हैं, एक एसीटोन और जल, इनका मिश्रण है। इसे अलग करना है हमें। तो इसे अलग करने के लिए हम इनके मिश्रण को आसवन क्लास में ले लेते हैं। जैसा कि नीचे चित्र 2.9 में दर्शाया गया है कि आसवन क्लास में इन दोनों मिश्रण को ले लेते हैं और इसमें एक थर्मामीटर भी लगा देते हैं, जैसा चित्र अनुसार दर्शाया गया है। और उपकरण को चित्र के अनुसार ही लगाना है हमें। जैसे इस चित्र में सर्वप्रथम आप इस उपकरण को, इस चित्र को देख लें, उसके पश्चात ही इस क्रियाकलाप को पढ़ें। अब मिश्रण को हम धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो जैसे जैसे हम गर्म करते हैं, थर्मोमीटर को हम देखते जाते हैं, तापमान जितना बढ़ता जाता है उसका हम देखते हैं कि धीरे धीरे एसीटोन वाष्पीकृत होता जाता है, वह वाष्प बनकर उड़ने लगता है और संघनित्र होने लगता है। क्योंकि उसमें संघनित्र, एक जल संघनक लगा हुआ है, तो जो एसीटोन होता है वह जल संघनक से संघनित्र होने लगता है और संघनक के द्वारा बाहर निकलने पर इसे एक बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है। अब चूंकि पूरा एसीटोन वाष्पीकृत हो गया, तो जो हमने फ्लास्क में बचा हमारा, वह केवल जल बचा। तो इस प्रकार हमने एसीटोन और जल को अलग अलग किया, किस विधि द्वारा? आसवन विधि के द्वारा। अब इस आसवन विधि के द्वारा दो घुलनशील द्रवों को अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन उनके जो तापमान होते हैं, उनका जो क्वथनांक होता है, वह 25 केल्विन से कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों को पृथक करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि वायु से गैसों को कैसे पृथक करेंगे। वायु से गैसों को पृथक करना, ये 2.3.7 में वायु से गैसों को अलग करने के लिए हम प्रभावी आसवन का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वायु एक समांगी मिश्रण है, इसलिए इसके घटकों को प्रभावी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। सीधे ही प्रभावी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तो फिर इन्हें कुछ चरणों से होकर गुजारा जाता है, उसके बाद ही ये अलग अलग हो पाते हैं। तो देखते हैं, नीचे ही चित्र 2.11 में देखते हैं, कुछ चरण दिए गए हैं, उनका हम अवलोकन करते हैं। यहाँ इस वायु जो होती है उसे हम लेते हैं, वायु का हम दाब बढ़ाते हैं और तापमान कम करते हैं। तो वायु को जब दाब बढ़ाया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, तो वायु ठंडी हो जाती है और वह द्रवित रूप में आ जाती है। हम जानते हैं किसी भी गैस को जब हम संपीड़ित करते हैं, बहुत अधिक दबाव देते हैं, तो वह द्रवित रूप में हो जाती है। तो जब वायु द्रवित रूप में आ जाती है, तो फिर हम उसे प्रभावी आसवन के द्वारा धीरे धीरे गर्म करते हैं और विभिन्न गैसों को अलग अलग ऊंचाइयों पर प्राप्त करते हैं। अब हम जैसे, यदि हम वायु से ऑक्सीजन को अलग करना चाहते हैं, यानी वायु से ऑक्सीजन को हमें प्राप्त करना है, तो हम कैसे अलग करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए, हम क्या करते हैं कि हमें वायु में से दूसरी गैसों को अलग करेंगे, तब तो सिर्फ हमारी ऑक्सीजन गैस शेष रह जाएगी। इसके लिए हम वायु पर दबाव बढ़ाते हैं और उसका तापमान कम करते हैं और उसे ठंडा करते हैं, उसे संपीड़ित करते हैं। दबाव बढ़ाकर तापमान कम करके और ठंडा करके उसे संपीड़ित किया जाता है। जब गैस को संपीड़ित करते हैं, वायु को संपीड़ित करते हैं, तो वह द्रवित रूप में आ जाती है। और जब द्रवित रूप में आ जाती है, तो फिर हम उसे प्रभावी आसवन के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं और यह उसे हम प्रभावी स्तंभ में डालते हैं, जो द्रवित रूप में मिलता है।
तो प्रवाही स्तंभ में डालकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो चूंकि सभी गैसें अलग अलग तापमान पर वाष्पीकृत होती हैं या गैस बनती हैं, तो उनकी क्वथनांक, सभी गैसों की क्वथनांक अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग ऊंचाइयों पर वाष्पीकृत हो जाती हैं और अलग अलग हो जाती हैं। जैसा चित्र 2.12 में दर्शाया गया है। चित्र 2.12 में वायु के घटकों का पृथक्करण दर्शाया गया है। इसे आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करेंगे। किसी अशुद्ध नमूने में से कॉपर सल्फेट कैसे अलग करेंगे। तो इसको अलग करने के लिए हम क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि क्या है देखते हैं हम। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप पढ़ते हैं, चित्र 2.9। चित्र 2.9 में इसमें देखते हैं हम, इसमें क्या करते हैं, एक चीनी की प्याली लेते हैं, तो उसमें लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लेते हैं। अशुद्ध कॉपर सल्फेट लेना और उससे शुद्ध कॉपर सल्फेट अलग करना। तो हम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लगभग 5 ग्राम ले लेते हैं। इसमें जल की न्यूनतम मात्रा डालते हैं और इसे घोल देते हैं। अब इसमें से जब घोलते हैं तो इसमें से कुछ अशुद्धियां अलग हो जाती हैं, उन्हें छान लेते हैं, उनको छानकर अलग कर लिया जाता है, अशुद्धियों को छानकर अलग किया जाता है। अब जो संतृप्त विलयन बचता है, संतृप्त विलयन को प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के विलयन से घोल के वाष्पीकृत करते हैं। अर्थात जो हमने जल घोला था उसको हमें वाष्पीकृत करना है, जो कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो इसके लिए हम विलयन को छानक पत्र से कुछ समय के लिए ढक देते हैं। ढकने के पश्चात इसे कमरे के तापमान पर, अर्थात कमरे में रख देते हैं। कमरे का तापमान का अर्थ है कि कमरे में हम रख देते हैं इसे छानक पत्र से ढक करके, और दिन भर इसे ठंडा होने के लिए थोड़ा शांत छोड़ देते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी की प्याली में प्राप्त करेंगे। हम देखेंगे कि चीनी की प्याली में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिलते हैं हम, और बाकी जो जल होता है वह वाष्पीकृत हो जाता है, और बाकी जो शेष रहता है चीनी की प्याली में जो शेष रह जाता है वह हमारा शुद्ध कॉपर सल्फेट होता है। तो कॉपर सल्फेट के हमें क्रिस्टल मिलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, इसीलिए इस विधि को हम क्रिस्टलीकरण विधि कहते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से नमक को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि समुद्री जल में बहुत सी अशुद्धियां होती हैं, तो उससे नमक को प्राप्त करने के लिए हम इसी विधि का प्रयोग करते हैं। इसका नाम है क्रिस्टलीकरण। इसके कुछ प्रयोग हैं, अनुप्रयोग हैं। समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध भी किया जाता है इसी विधि के द्वारा। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है। अब शहरों में जो जल घर से पीने योग्य जल आता है, जल की जो आपूर्ति होती है, तो वह शुद्ध हमें कैसे प्राप्त होता है? तो शुद्ध प्राप्त करने के लिए हम इसी विधि का प्रयोग करते हैं, तो हमारे घरों में शुद्ध जल प्राप्त होता है।